वेरिएबल रेट आप समझ लीजिए कि 5 रुपीज़ 39 पैसा आपका हो जाएगा, जो आज का आपका कॉस्टिंग क्या आ रहा है आप देखिए उसके हिसाब से। और इसी को अगर हम आगे जाते हैं, ये वाला जो मैंने बताया ये आपको कंटिन्यूस प्रोसेस का बताया हूँ, और नॉन कंटिन्यूस प्रोसेस इंडस्ट्री में यही आपका 5 रुपीज़ 67 पैसा और 4 रुपीज़ 94 पैसा, 4 रुपये 94 पैसे का आप लोगों का टैरिफ हो जाएगा नॉन कंटिन्यूस में, जो 5% से 10% के बीच में है। और जो मैक्सिमम इंसेंटिव लेते हैं 20% का, उनका कंटिन्यूस प्रोसेस में 3 रुपये 75 पैसे का टैरिफ आएगा प्लस डिमांड चार्ज। डिमांड चार्ज का अगर आप निकालोगे एवरेज तो करीब 3 शिफ्ट वर्किंग वालों को करीब 40 पैसे यूनिट का डिमांड चार्ज आना चाहिए मेरे हिसाब से। ऑफ कोर्स एफएसी इसके ऊपर आएगा। अब एफएसी का जो मुद्दा है, ये मुद्दे पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एफएसी हमारा क्यों बढ़ रहा है। एफएसी हमारा इसलिए बढ़ रहा है कि ओपन एक्सेस में जो कंजम्पशन हो रहा है, इंडस्ट्रीज जो कर रही है, तो उसके कारण एमएससीडीसीएल को परचेस कम करना पड़ता है उन यूनिट से जिनके पास में लॉन्ग टर्म पीपी जिनके साथ हो चुके हैं। और लॉन्ग टर्म पावर परचेस एग्रीमेंट में 2 क्लॉज रहती है, एक तो वेरिएबल चार्ज होता है और एक होता है कैपेसिटी चार्ज। वो कैपेसिटी चार्ज पेमेंट करना ही पड़ता है, भले ही आप यूनिट खरीदे या नहीं खरीदे। जैसे अभी रतन इंडिया जो अमरावती में है, इनसे अभी एक यूनिट भी एमएससीडीसीएल खरीद नहीं रहा है, फिर भी 900 करोड़ रुपए साल का पेमेंट उनको करना पड़ रहा है। तो जो ओपन एक्सेस में कंज्यूमर्स जो पावर लेते हैं, तो उसके कारण ये खरीदी कम होती है, और ये खरीदी कम होने से जो कैपेसिटी चार्ज है वो देने के कारण पावर परचेस कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाता है, और वो जो डिफरेंस इन पावर परचेस कॉस्ट है ये एफएसी में लोड होता है। अब ये स्कीम आने के बाद में ओपन एक्सेस का कंजम्पशन अगर कम हो जाता है तो आपका एफएसी ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगा बैलेंस यूनिट्स के ऊपर में। तो ये एफएसी मेरा जहाँ तक सवाल है, सोचना है कि 50 पैसे से नीचे आ जाना चाहिए, 30-40 पैसे के आसपास एफएसी आपका आना चाहिए। ये अगर ये ओपन एक्सेस कंजम्पशन अगर सब खत्म हो गया तो उसके बाद में देखिए वो जरूरी था करना। आज एक तो ओपन एक्सेस से और सस्ता पड़ रहा है। जैसे ओपन एक्सेस का मैंने बताया 5.5 रुपए तक रेट जा रहा है, जिनको 5.5 तक रेट जा रहा है उन लोगों का टैरिफ नॉन कंटिन्यूस में अगर है वो तो 4 रुपये 75 पैसे प्लस डिमांड चार्ज प्लस आपका टैक्स ऑन सेल 4, आप देख लीजिए कितना आता है, 4.75 प्लस 5 रुपये 10 पैसे, 5 रुपये 10 पैसे के आसपास आना चाहिए। देखिए ओपन एक्सेस जो चालू हुआ, जो टैरिफ पॉलिसी बनी, उस समय का माहौल ऐसा था, देयर वाज ए शॉर्टेज ऑफ पावर। शॉर्टेज ऑफ पावर के कारण ओपन एक्सेस को बूस्ट करना, कैप्टिव पावर को, कैप्टिव पॉलिसीज को बूस्ट करना, उनको इंसेंटिव्स देना, ये सब स्कीम उसके अंदर में आई हुई थी। आज सिचुएशन ऐसी है कि पावर जनरेशन काफी ज्यादा है, कई प्लांट विदर्भ में भी बंद पड़े हुए जिनका पावर का कोई खरीदार नहीं है। अब इस सिचुएशन के कारण ये ऐसा हो गया कि पावर सेल जब तक एमएससीडीसीएल का बढ़ेगा नहीं तब तक वो टैरिफ रिड्यूस नहीं होगा। ऐसी सिचुएशन में हम लोग पहुंच चुके हैं। फिर से देखना चाहते हैं आप? एक मिनट। इधर का ऊपर है, राइट साइड पे ये कंटिन्यूस नॉन कंटिन्यूस, ये वाला 5 to 10 में आपका 494। हाँ 494। हाँ जी 20% में, 15 to 20% में 385 और अबाउट 20 में 375। अभी हम जो छत्तीसगढ़ के टैरिफ की बात करते थे, तो छत्तीसगढ़ के टैरिफ की कितने लोगों को जानकारी है? यहाँ पर किसी को है जानकारी अभी कितना टैरिफ है छत्तीसगढ़ में? जो टैरिफ इंक्रीज के बाद में वहां पर अभी 6.5 रुपये यूनिट हो चुका है छत्तीसगढ़ में। और आपको कोई डाउट कुछ पूछना है मुझसे?
जो पावर फैक्टर इंसेंटिव लेते हैं, पावर फैक्टर इंसेंटिव चालू होता है लोड फैक्टर इंसेंटिव, लोड फैक्टर 75% से ऊपर चालू होता है, तो आपका 80% है या 85% है, उसके हिसाब से आपका इंसेंटिव बढ़ते जाता है। तो पॉसिबल नहीं है। हाँ जी, विच वन? लोड फैक्टर बिटवीन 30 and 50%. Highest locking is 15%. If your load factor is 93%, you will go to the highest level of 15% incentive. Above that, it will be locked. So 15% plus 7% plus 1. So this total goes to 23%. That is the maximum possible incentive you can get. It is a direct calculation of the tariff. See, I have shown you direct calculation of the tariff for non-continuous. You are asking me. Non-continuous above 20%, 15 to 20%. The final tariff will be 3 rupees 85 paisa. It's variable. 3 rupees 85 paisa. So 3 rupees 85 paisa is for 20%. See, they have given the range 15 to 20. But 3 rupees 85 paisa is calculated on 20%. For 15% it will be 5% less. Which one? देखिए, जो कैलकुलेशन में दिया है 15 to 20% में इन्होंने कैलकुलेशन किया है 20% से लेकर के, और जो MERC रिबेट इन्होंने लिया है 6 rupees 71 paisa इज द टैरिफ, एंड MERC रिबेट दे हैव कंसीडर्ड 1 rupees 34 paisa. Yes, 20 that 20% amounts to 1 rupees 34 paisa. So that is that rebate. हाँ, the load factor is 50%, you will not get load factor incentive. 0.99 power factor, you will get 5% incentive, whether you are availing prompt payment discount or not. If you are getting prompt percent discount, you will be in the range of 6%. So 5 to 10% will be your range. इसलिए इस टैरिफ का मैक्सिमम बेनिफिट उठाने के लिए अपना पावर फैक्टर इंप्रूव करिए और प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट अवेल करिए। तो जो बिल पेमेंट करती है वो कितने दिन में एडजस्ट होंगे? देखिए, वो अभी मैं बता नहीं सकता, उसके लिए MSEDCL का बैलेंस शीट देखना पड़ेगा। महीने से लागू हो गया, अप्रैल और मई के बिल भर चुके हम। सही है। देखिए, गवर्नमेंट का रिबेट उनको अगर आ जाता है, देखिए गवर्नमेंट से आता तो डायरेक्टली पैसा पास ऑन हो जाएगा आपके अकाउंट में, क्योंकि ये पैसा गवर्नमेंट को आना है, MSEDCL के पास से नहीं आएगा ये। तो गवर्नमेंट जैसे उनको पैसा देगी वो आपके बिलों में क्रेडिट कर देंगे उसको वो। एक मिनट, इनका कुछ क्वेश्चन। हाँ, हाँ। उसका कुछ उनके बारे में कुछ वो है क्या कि कोई पॉलिसी के लिए अभी फर्दर इंक्रीज नहीं करेंगे? क्योंकि ऐसा है कि अगर इंक्रीज कर दिए, FSC चार्ज हो गया इस सब, तो वैसी की वैसी गवर्नमेंट अगर पॉलिसी करेगी तो जैसे थे हम वैसे के वैसे हो जाएंगे वापस। क्योंकि क्या है, इसमें कोई लॉकिंग जैसे 3 साल के लिए सिर्फ है। तो मेरा कहना था कि कम से कम साल भर तो सरकार को चाहिए कि कम से कम हम लोग को यूनिट को वापस रिवाइव करने के लिए कि कोई फर्दर और इंक्रीज नहीं करे। क्योंकि आज इन्होंने पॉलिसी की है
और कल अगर ये 40 पैसा 60 पैसा, जिस बीच में भी कुछ दिन पेपर में निकला भी था कि उनके चार्जेस बहुत ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है, जो कि कम से कम 60 पैसा तक बढ़ सकता है, तो फिर नहीं मतलब तो कहाँ फिर हम लोग कहाँ रहेंगे? फिर तो वही की बात होगी कि एक पॉकेट से दे दिए, एक पॉकेट से ले लिए, तो जैसी स्थिति वैसी रहेगी खाली सिर्फ। देखिए ऐसा है, न्यूज़पेपर में एक ऐसा ग्रुप बना हुआ है जो सिर्फ चीप पब्लिसिटी के लिए मिसगाइड कर रहा है कंज्यूमर्स को। जो वो कह रहे कि 70 पैसा और 80 पैसा और 1 रुपया टैरिफ बढ़ने वाला, ये नहीं है। टैरिफ प्रपोजल आपने खुद स्टडी करना चाहिए। टैरिफ प्रपोजल 5 साल के लिए दिया गया और हर साल में 5% का राइज उसमें है, 5.5%। तो आप अगर आज के टैरिफ पे 5.5% आप जोड़ लीजिए, कौन से टैरिफ पे आप 5.5% जोड़ोगे? जो बेसिक टैरिफ है, बेसिक MERC का टैरिफ जैसे आपका 6 रुपये 70 पैसा है, उसमें आप 5% आपने जोड़ लिया, 30-35 पैसा आएगा। और वो तो प्रपोजल है। इसके बाद MERC जरूरी नहीं कि उसको एज इट इज अलाउ करेगा। आज तक MERC ने कम से कम उनके प्रपोजल में से हमेशा 20-25% कम किया है। तो मेरा जो अंदाज है, ज्यादा से ज्यादा 3 से 4% बढ़ेगा, यानी 20 पैसे के करीब बढ़ेगा टैरिफ इस साल में, ऐसा मेरा अंदाज है, 20 से 25 पैसे का। सभी हेड में 5% का राइज है, सभी हेड में 5% का राइज है। FAC लॉक नहीं रहेगा, मगर FAC जो मेरा प्रेडिक्शन है, FAC रिड्यूस होगा। नहीं, वो 20% का लॉकिंग है FAC में। देखिए 20% का लॉकिंग है, वो रहेगा। FAC में ऐसा है कि FAC की एक कमिटी बनी है जिसमें मैं भी मेंबर हूँ। उसके अंदर में हमारे कुछ ओपिनियन डिफरेंस चल रहे हैं मेरे MSEDCL के साथ में, इंटरप्रिटेशन ऑफ रेगुलेशन विथ रिस्पेक्ट टू FAC। तो उस रेगुलेशन के अंदर में मेरा जो कहना है कि जो मैंने पावर कास्ट के डिफरेंस की बात की, दैट पावर कास्ट डिफरेंस एंड पावर परचेज रेट डिफरेंस शुड बी पास्ड ऑन ड्यूरिंग एनुअल रिक्वायरमेंट, इट शुड नॉट बी पास्ड ऑन मंथली बेसिस। तो इसके लिए इंटरप्रिटेशन मैंने दिया है और मैंने मंत्री जी को बताया हूँ कि भाई ये इंटरप्रिटेशन मेरा है और ये ही हमको लागू करना है, क्योंकि हर महीने हमारे ऊपर तलवार लटकी है कि 90 पैसा आएगा क्या, 50 पैसा आएगा क्या, 60 पैसा आएगा। और जो मैंने कहा वो इंटरप्रिटेशन लागू हो गया तो आपका 20-25 पैसे के रेंज के अंदर ऑलवेज FAC रहेगा। और जो भी डिफरेंस है वो आपका ट्रू अप के समय एनुअल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट में देखा जाएगा और अगले टैरिफ के अंदर में फिर वो आएगा। तो दैट इज ए करेक्ट इंटरप्रिटेशन। मगर वो MSEDCL कहती है हमारा कैश फ्लो का प्रॉब्लम होगा, तो दैट इज ए डिफरेंट प्रॉब्लम। कैश फ्लो को कैसे उनको एडजस्ट करना है या कैसे लेना है, मगर FAC को स्टेबिलिटी आना बहुत जरूरी है। और वो अभी हमारी रिपोर्ट करीब तैयार हो गई है। वो रिपोर्ट अगर अडॉप्ट कर लिया होल्डिंग कंपनी ने तो उसके बाद FAC पे आपका काफी कंट्रोल आ जाएगा। उसका रीजन ये है कि मैंने जो आपको बताया ना कि कंटिन्यूस और नॉन कंटिन्यूस टैरिफ दोनों को एक ही लेवल पे लेके आ गए। इसलिए क्योंकि उसमें 10 ही पैसे उसको एडिशनल दे रहे हैं। क्या हो रहा है कि उसके ऊपर में और बढ़ाएंगे तो फिर बाकी लोगों को जो हमें इंसेंटिव दे रहे हैं 1000 करोड़ के अंदर सबको एडजस्ट करना था। अभी ऑलरेडी उनका टैरिफ 3 रुपये 75 पैसे आ रहा है, तो उससे और क्या कम करेंगे। अगर उनका कम करते और उनको और पैसा देते थे तो जो नीचे में जिनको 1 रुपया 10 पैसे दे रहे थे उनको या तो 90 पैसे पे लाना पड़ता था। तो उसको रैशनलाइज करने के लिए कि 3.75 उन लोगों के लिए काफी अच्छा हो चुका है, इसलिए उससे ज्यादा उनको नहीं देना है अभी। सर एक मिनट, ये जैसे आप बीजेपी का राज आने के पहले आप 3 लोग, एक गोयनका साहब, बावनकुळे जी और देवेंद्र फडणवीस जी, तीनों जन ये रेट इतने हाई है करके कांग्रेस को बोलते थे आप लोग। आप उसके बाद में आपका राज आया, तब कांग्रेस के वक्त जो रेट थे 6 रुपये 36 पैसे, जो आपने 6 रुपये 71 पैसे कर दिए, फिक्स रेट 190 का 220 रुपये कर दिया और नाइट रिपेट 2.5 रुपये का 1.5 रुपया कर दिया। तब आपने इसको कुछ भी अपोज नहीं करा सर? देखिए नहीं और अभी प्रश्न बहुत सही है। उसमें ये बता रहे हैं कि अभी हमने रेट बढ़ा के अभी कम करे करके, ये जस्टिफाइड। ये देखो इंडस्ट्रियल लोग अपने इंडस्ट्री में बिजी रहते हैं, आपके हर पॉइंट को हम जब भी आपने हाईलाइट करा MARC में करते हैं
बाहर में करते हैं। हमने बावन कोई जी को, देवेंद्र फडणवीस जी को, इनको गेट पे सुना हुआ है लोगों के मीटिंग के लिए। अरे जनरेशन की रेट तो 1 रुपया रहना चाहिए, कोयला तो 50 पैसे केजी है, ये तो ऐसा। तो अभी इस टैरिफ को भी ये घुमाते फिराते वही कर दिया अभी भी गवर्नमेंट ने, जो सिर्फ लोग अभी बिजनेस के एंगल को अच्छी तरह से जानते हैं। इसमें कोई किसी का ये बेनिफिट नहीं है, सब सारी चीज अपने अपने जगह घुमा फिरा के बता रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, ये जो आपका सोचना है, ये कॉमन मैन का सोच, यही सोच है। इसके पीछे के मैं कारण बताता हूँ आपको। पावर परचेस एग्रीमेंट्स जो हो चुके हैं ऑलरेडी, वो लॉन्ग टर्म पावर परचेस एग्रीमेंट 25-25 वर्षों के लिए है और उनके रेट उसके अंदर में फिक्स किए हुए हैं। आज जो हम लोग टैरिफ दे रहे हैं, इसमें 80% कंपोनेंट पावर परचेस का है, 80% भाग पावर परचेस का है। तो पावर परचेस का रेट जब तक कम नहीं होता तब तक टैरिफ कम हो नहीं सकता। और उसके अंदर में हम लोग बाइंडेड है पावर परचेस एग्रीमेंट्स में। सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसमें, देखिए, उस पर मैं आपको कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि उस पावर परचेस के एग्रीमेंट के क्लॉजेज में बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं कि जो, भाई मंत्री जी, वो विषय आज का नहीं है, उसको भी छोड़ दीजिए बाजू में एक बार। मैं इनको इनके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं मैं कि उससे हम लोग बाइंडेड है। उस बाइंडिंग से हमको बाहर आने के लिए हम कुछ अभी उसके लिए कोशिश की। इसके लिए मैंने एक सजेशन दिया था मंत्री जी को कि हमको एक पावर परचेस कमेटी बनाना है जिसमें प्रोफेशनल्स रखना है बाहर से, और हमारे पास कुछ और एजुकेटेड और क्वालिफाइड लोग हैं इस फील्ड में जो कई सालों से काम कर चुके। तो उन्होंने इमीडिएटली एक्सेप्ट करके पावर परचेस कमेटी बनाई है, जिसके अंदर में 2 प्रोफेशनल्स बाहर से मेरे सजेशन से लिए गए। उनके जो स्कोप ऑफ वर्क है उसमें यह है कि जो पुराने जितने एग्रीमेंट से इनको रीलुक करना, और जो कंडीशन हमारे फेवरेबल नहीं है उस कंडीशन को उनको निगोशिएशन टेबल पे बुला करके रीनिगोशिएट करना। उनसे नहीं मानते हैं तो चीफ मिनिस्टर को इन्वॉल्व करना, और ये हो चुका है। ये अगर सक्सेस हुआ तो मैं आपको ये वादा करता हूं कि हमारा टैरिफ छत्तीसगढ़ से कम हो जाएगा। ये जो पैसा गवर्नमेंट से आना है, हाँ, स्टैट्यूटरी बोर्ड के थ्रू आएगा कि गवर्नमेंट डायरेक्ट देगी? ये प्रश्न आपको गवर्नमेंट से करना चाहिए, फाइनेंस मिनिस्टर से। उसका विषय फाइनेंस मिनिस्टर का। ऐसा है, जब चला था आपने यही कहा था कि स्टैट्यूटरी बोर्ड जो है इधर पिछड़ा हुआ है, उसके अंदर से प्रोविजन करके देंगे। तो दोनों में अंदर ऐसा है, अगर उसमें से प्रोविजन करके देते हैं तो वो बजटरी प्रोविजन के अंतर्गत तुरंत पैसा आ जाएगा, और सरकार के मर्जी पे छोड़ देते हैं सरकार अपने बजट में से, क्योंकि स्टैट्यूटरी बोर्ड के लिए प्रोविजन कंपल्सरी, इट इज रोटेटेड थ्रू गवर्नर ओनली एंड इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू गवर्नर। तो वो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये पैसा काय कैसा जरा खुलासा कर लीजिए। ये खुलासा करेंगे, मगर जो शुरुआत में जो हुआ था वो आपको बताता हूँ बैकग्राउंड की। जब चीफ मिनिस्टर के पास से विदर्भ का मुद्दा गया था तो उन्होंने कहा था कि दिस शुड बी रूटेड थ्रू द गवर्नर, और उसके लिए जो यहाँ पर जो एक कमेटी जो अपॉइंट की गई थी डिविजनल कमिश्नर के अंडर में, वो इसीलिए की गई थी। अब हो सकता है कि वो उसके थ्रू रूट करने का इरादा हो, इसलिए ऐसा किया गया हो। आई कांट से लाइक इन दैट। और कोई प्रश्न किसी का? फोका के बारे में सर समझना है थोड़ा। जैसे एवरेज अगर साल 1.5 साल का फोका देखें तो अपन 38 से 40 पैसा आया है, मगर पिछले महीने एकदम से 93 पैसा लगा दिए हैं। तो सर जो हाई कंज्यूमर है, जैसे इंडक्शन फर्नेस है, जिनका 15 से 20 लाख यूनिट उठता है महीने का, तो सर उन लोगों का तो पूरा कैलकुलेशन ही एकदम फेल हो जाता है, क्योंकि एकदम से 40 का अगर 93-94 पैसा फोका एक ही महीने में, हमको मालूम ही नहीं रहता, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही पूरा बिगड़ जाता है पूरा। तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसा बाउंडेशन रहना चाहिए कि सर इतना % के ऊपर नहीं बढ़े, ताकि हम वो कैलकुलेशन में हायर साइड लेके चलें। हम 40 पैसे से कैलकुलेशन करके माल बेचते हैं और वो आ गया एकदम से 94 पैसा, तो सर वो तो पूरा कैलकुलेशन ही बिगड़ जाता है उसमें। इसीलिए इसमें ये 40 पैसा बढ़ा दिए और आपका पावर रेट अभी बढ़ने वाला है 37 पैसे से, तो ओवरऑल तो सर 80 पैसे के आसपास में ऐसे ही बढ़ जाएगा फिर। इसीलिए इसको स्टेबिलिटी लाने के लिए जो अभी चालू है, जो आपको बताया मैंने। हाँ। यहाँ प्रेस वाले कोई बैठे हैं क्या? कोई प्रेस वाले है क्या कोई? तो अभी जो मैं बोलूंगा उसको प्रेस में कृपया मत लीजिएगा। मैं कुछ हिंट देना चाहता हूं इन लोगों को। आपने पिछला टैरिफ ऑर्डर अगर देखा होगा कमीशन का, उसके अंदर में उन्होंने एक अमाउंट डिसअलाउ किया था 2500 करोड़ का पावर परचेस में।
वो इसलिए डिसअलाउ किया था कि कंटिन्यूस टू नॉन कंटिन्यूस प्रोसेस में जो कन्वर्शन हुआ उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। तो 2500 करोड़ का पावर परचेज डिसअलाउ किया था, मगर MSEDCL ने वो 2500 करोड़ फोका में कम करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस विषय को अभी MERC में जो टैरिफ हियरिंग चालू है उसके अंदर में स्ट्रांगली लेना है। 2500 करोड़ रुपए का फोका आप लोगों का कम होना चाहिए था। तो ये आप लोग MERC में रेस करिएगा। मैं अभी एज ए डायरेक्टर में ये चीज ओपनली बोल नहीं सकता इसको, मगर ये चीज इतने को लेना है। और VIA की तरफ से ये MERC में जाएगा ये ऑब्जेक्शन। मगर सर फोका कहीं ना कहीं कुछ एक फिक्स रहना चाहिए, नहीं तो पूरा कैलकुलेशन। फोका आगे में मुझे बहुत उम्मीद है कि फिक्स हो जाएगा। अगर हमारे कमेटी का रिकमेंडेशन जो मैं दे रहा हूँ वो होल्डिंग कंपनी ने मान लिया तो फोका एक एवरेज लेवल पे आपका 25-30 पैसे के अंदर रहेगा ऑलवेज। देखिए ये जो कंटिन्यूस है नॉन कंटिन्यूस है, तो सीजनल इंडस्ट्री जो है उसमें भी तो कंटिन्यूस नॉन कंटिन्यूस है ना। नहीं सर, मतलब there are three categories different in tariff also, and the circular says all these calculations ये जो भी है this is based on 26 जून 2015 को जो आया है, based on that only। जी सर, जो पिछले जून का जो नया MYT आया था उसके अंदर में seasonal industry is always non continuous, it cannot be continuous industry। Exactly, so this is applicable for seasonal। उसको पकड़ा गया सीजनल को। हाँ बोलिए। यूनिट है उसकी फॉरवर्ड इंटीग्रिटी या बैकवर्ड इंटीग्रिटी का एक यूनिट उसी इंडस्ट्री उसी फर्म में डाल रहा हूँ, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज अ न्यू यूनिट और ओल्ड यूनिट, और उसमें पावर भी मुझे लग रहा है एडिशनल पावर आई विल सी। तो ऐसी परिस्थिति क्या होगा, समझ लीजिए जैसा मेरा बेसन का प्लांट है, अब मुझे दाल मिल डालना है और मैं दाल मिल डाल रहा हूँ, उसके लिए अलग से सेपरेट से उसी फर्म के अंदर में, तो ये दाल मिल विल बी ट्रीटेड एज अ ओल्ड और न्यू। देखिए आपका बहुत सही प्रश्न है, यही मुद्दा मैंने भी रेस किया था कि आप ये जो स्कीम आपने डिक्लेयर किया जिसमें 75 पैसे का एडिशनल रिबेट आप नए इंडस्ट्री को दे रहे हो, तो आपने नए इंडस्ट्रीज को डिफाइन करना चाहिए कि व्हाट इज न्यू इंडस्ट्री। वो डेफिनेशन नहीं होगी तो फिर से ये लिटिगेशन चालू होंगे। हाँ, मैंने जो सजेशन दिया था कि जो न्यू पैकेज ऑफ स्कीम आई है उसके अंदर में जो इंडस्ट्री कवर्ड है वो सबको नहीं पकड़ना चाहिए। तो इस मुद्दे के ऊपर चर्चा हमारी नेक्स्ट मीटिंग में होगी कि न्यू इंडस्ट्री को डिफाइन करना है। वो डिफाइन नहीं करेंगे तो आपने जो रेस किया एकदम सही बात है कि वो मुद्दे और लिटिगेशन और काफी बढ़ जाएंगे उसमें। तो वो आ जाएगा डेफिनेशन उसका न्यू इंडस्ट्री, व्हाट इज न्यू इंडस्ट्री, वो आएगा वो। अभी एक जवाबदारी CM ने और इन्होंने दी है कि आपको विदर्भ में इन्वेस्टमेंट लाना है बाहर से, और जो वेस्टर्न महाराष्ट्र की कंपनियां उनको मार्केटिंग करके विदर्भ का हमको विदर्भ में लाना है। इसके पीछे हम लोगों को काम करना है अभी, तो इसके पीछे अभी लगना है, क्योंकि वहां से काफी बड़ा डिफरेंस यहाँ पर हो जाएगा। अभी नई इंडस्ट्री कोई यहाँ लाता है तो उसको करीब ₹2.25 से ₹2.5 टैरिफ में डिफरेंस पड़ेगा। अभी इस स्कीम में है कि 100% परचेस फ्रॉम MSEB, ऐसी बात की। तो कैप्टिव वाला मुद्दा आपका सही है, कैप्टिव वाले मुद्दे को थोड़ा क्लैरिफाई करना पड़ेगा रेस करके। MSEB का तो नेट कंजम्पशन आपका रहेगा ही, सोलर तो आपका इंटरनल है वो। हाँ, उसको एक्सपोर्ट करते थे वो करीब सब टर्मिनेट हो गया, रिन्यूअल नहीं हो रहा। ये PPA के लिए MSEDCL उसको खरीदने को तैयार नहीं है। इनफर्म पावर है और वो कहते हैं हमारे पास पावर बहुत सरप्लस है ऑलरेडी, और नाइट में भी वो पावर आता है जबकि खुद का जनरेशन भी बंद करना पड़ता है, इसलिए वो पावर खरीदने का उनका कोई इरादा नहीं है। ग्रिड कनेक्टिविटी रखिए और फ्री में पावर डालते रहिए, और क्या करेंगे। गोयनका जी, एक छोटी सी बात पूछनी थी
ये सारे रिबेट जैसे अब जुलाई महीने का बिल आएगा, जून में तो आएंगे, मिलेगा ही नहीं हमको। इसके बाद में जो जुलाई महीना है उसमें एक्चुअली रिबेट करके माइनस बिल आएगा या ये एक्यूमुलेशन होते रहेगा एनी डे, फिर जिस दिन गवर्नमेंट से फंड्स आएंगे उस दिन हमको क्रेडिट मिलेगा? देखिए, ये गवर्नमेंट के फंड से बैक टू बैक स्कीम है। गवर्नमेंट का फंड आते ही इंडस्ट्री को मिलेगा। दैट मीन्स जुलाई और अगस्त जो भी बिल है 2-3 महीने वो हमको एक्चुअल एमएससी डीजल टैरिफ से ही भरने पड़ेंगे। एमएससी डीजल टैरिफ से आएगा, गवर्नमेंट का फंड आ गया तो आपको नीचे में सीधा डिस्काउंट दे देंगे उसमें। और एक थोड़ा सा एक डाउट आज भी हमारा हो रहा है इसके ऊपर, हालांकि यू आर द अथॉरिटी, यू हैव क्लियर्ड इट, लेकिन ये जीआर पढ़ने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि जो जैसे कंटिन्यूस का 7 रुपीज 21 पैसा, नॉन कंटिन्यूस का 671 है, ऐसा ये लग रहा है कि इसमें से जैसे नॉन कंटिन्यूस के लिए 671 माइनस 112, 1 रुपया 12 पैसा, और उस रेट से जो बिल बनेगा तो वो लगता नहीं हमको कि हमारे कैलकुलेशन से 1 रुपया 30 पैसा करीब करीब जो हमको जो 1.52 है, 15-20 पैसे का लॉस ही आएगा सब। बिकॉज आप अभी क्या कर रहे हो, आप 93 पैसा एफएसी पकड़ के ओपन एक्सेस को कैलकुलेट कर रहे हो आप। हाँ, तो जो आज चल रहा है 93 वो तो पकड़ना ही पड़ेगा। 50 पैसे आ गया तो फिर क्या होगा? उस समय और कम हो जाएगा। क्या कम होगा? क्यों? वो लोडेड जो भी लोड होगा। अगर ओपन एक्सेस पावर तो कम नहीं होगा ना आपका। ओपन एक्सेस तो सर भूल ही गए हम अब, क्या नाम होता है, वी हैव फॉरगॉटन नाउ। ये कैलकुल आज जो देखते हुए ओपन एक्सेस केस ही खत्म, लेकिन टैरिफ अभी भी क्लियर नहीं हुआ। अगर 76 गए तो आपको 0.85% इंसेंटिव बढ़ता है, ईच पॉइंट 0.85%। सर, आपका और एनर्जी मिनिस्टर श्री बावनकुळे जी का बहुत बहुत अभिनंदन। अगर ये सब होता है तो हम विदर्भ वाले बहुत खुश हो जाएंगे। एक बार फिर से अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। 3 तारीख को कोशिश कर रहे हैं कि सीएम और बावनकुळे दोनों को उनको यहाँ पर ला करके उनको फेलिसिटेशन का प्रोग्राम 3 तारीख को हम तय कर रहे हैं, वो बता देंगे आप। I think we'll take Mr. Goenka will take few questions offline. He can take some questions offline also. I wish that glass. And just a simple question, a simple learning I want. That my rate now tariff rate is 6.71, and my power factor is 0.99. My load factor is highest is 50-55, lowest is 50%. So my billing, now what is the billing? Or where we are, will be. I have already explained you will not get any power factor incentive. Load factor incentive you will not get. Power factor incentive you will get. For 99 you will get 5% and 1% from payment discount. So you are in the range of 6%. You will get 1 rupees 10 paisa incentive. Is the maximum? Maximum. Thank you. जो हाँ, EHV का रिबेट डेफिनेटली। हाँ, एक मैं आपको बताना भूल गया था, 3% EHV रिबेट भी इसमें पकड़ा जाएगा इंसेंटिव स्कीम में। तो अगर आप EHV रिबेट ले रहे हैं तो आपको वो भी इसमें ऐड होगा। तो दैट इंसेंटिव विल बी कैलकुलेटेड इंक्लूडिंग 3% EHV रिबेट। इसीलिए वो 26 जो बता रहे हैं ना, 23 + 3%। Thank you very much. As always, Mr. Goenka, Goenka ji, it was a very informative session. And few queries you can take offline. I must mention that one of our Vice President, Mr. Prashant Mohta, who is not here, but I think he is also instrumental and in this. I think we should mention him also on this. I am thankful to everyone for coming and attending this, and especially for my friends from my press. And Mantri ji must put a big plant to attract more investment in this region. Yeah, I think, yeah. Okay. Thank you very much. Please for tea. Join us for tea. Please join us for a cup of tea. तो हम लोग को क्या करना चाहिए? कंटिन्यूअस में रहे कि नॉन? Hey, please.
गोयनका जी से लेटेस्ट चीज तो चालू करेंगे